अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप लोग यकीनन खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं E7 के हवाले से बताना है। उससे पहले मैं आपको बताऊं, कल जो मैंने E9 की वीडियो E9 के हवाले से कुछ बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, डिटेल में नहीं थी, बेसिक थी। उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, काफ़ी लोगों ने उस पर लाइक्स किए हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो E7 के हवाले से थोड़ा सा कुछ बताना था। बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, डिटेल नहीं बता रहा। डिटेल बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बेसिक बताने का मतलब ये है कि लोग इस तरफ आएँ और इसको कोशिश करें, और डिटेल भी मिल जाती है इनकी वेबसाइट पे, डिटेल सारी मिल जाती है। जब बंदा इस तरफ आता है ना तो डिटेल मिल जाती है। कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, क्योंकि मैंने खुद E7 लिया है, तो बेसिक चीज़ों से उससे बंदे को अपना पता चल जाता है कि बंदा E7 ले सकता है या नहीं ले सकता। अच्छा, सबसे पहले भाई, आप E9 वीज़े पे होते हैं तो E9 वीज़े पे जो है आपने, अब सबसे पहले टाइम पीरियड जो है ना वो काउंट होगा आपका ना, कि आपने एक कंपनी में जो टाइम गुजारा है वो पूरे 5 साल, 4 साल, 10 महीने गुजारें, जो E9 पे होता है। और क्योंकि E7 के लिए 5 साल होना ज़रूरी है। 5 साल के बाद आप किसी अगर दूसरी कंपनी में चले जाते हैं तो कम से कम उसमें आप 3 से 4 महीने आपने काम किया हो, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपने 4 साल 10 महीने, मतलब कि 5 साल से ज़्यादा टाइम आपको होना चाहिए E7 के लिए। तो आपने मतलब 5 साल आपने कोरिया में गुजार लिए हैं तो आप अहल हो जाते हैं E7 की दरख्वास्त देने के लिए। अच्छा, E7 का चक्कर ये है, ये पॉइंट सिस्टम होता है। E7 वीज़ा लेने के लिए पॉइंट सिस्टम होता है। इसमें आपको पॉइंट, मिनिमम पॉइंट जो है वो लेने होते हैं, करने होते हैं। अगर वो हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो दरख्वास्त को। मिनिमम पॉइंट कितने हैं? वो 52 पॉइंट्स हैं। वैसे 180 होते हैं। मिनिमम जो है आपको 52, कम से कम जो है 52 आपको होने चाहिए जब आप अहल होते हैं E7 के लिए। अच्छा, इनका जो सिस्टम होता है वो अप्लाई करने का, जैसे साल के अंदर मार्च में एक आता है, एक आता है जून में आता है, और एक सितंबर में आता है, और एक दिसंबर में। इन 4 डेट के अंदर जो है, ये 4 महीनों के अंदर ये अप्लाई करता हूँ। इसमें मेरे ख्याल से 125 लोग जो हैं जर्नल में अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्पेशल कोटा भी है, वो अलग है। तो बताने का मतलब ये है कि आप E7 लेने के लिए आपको जो है ना पॉइंट आपको मेंटेन करने होंगे। पॉइंट में जैसे आप बेसिक मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक चीज़ ये हो गई, आपकी एज काउंट होगी, एज के पॉइंट हैं, और एज के पॉइंट है आपके, आपकी एजुकेशन के पॉइंट हैं कि आपने पाकिस्तान से कितनी एजुकेशन की हुई है, उसके पॉइंट हैं। कोरिया के अंदर कोई एजुकेशन की है, उसके पॉइंट हैं। आपकी सैलरी जो है 2 साल की सैलरी काउंट होती है, उसके बाद पॉइंट आपके बनते हैं। अगर आपकी 1 साल की सैलरी कम है, 1 साल की ज़्यादा है, तो उसके पॉइंट कम हो जाएंगे दोनों को। मैं आपको बता देता हूँ, तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख अगर आपकी तनख्वाह होगी साल की, अगर 2 करोड़ 60 लाख आपके पैसे बनती है तनख्वाह, तो आप अप्लाई कर सकते हो E7। इसी तरह दोनों साल के 2 करोड़ 60 लाख पाउंड होंगे, मतलब कि ये आपके हो गए 2 करोड़ 60 लाख। हाँ, ये हो गए 5 करोड़ 20 लाख। तो ये आप, अगर आपके 2 साल के ये बनते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे आपके तनख्वाह कम होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, ये हो गया सैलरी का, हो गया एज का, हो गया। अच्छा, यहाँ पर कोरियन एजुकेशन है। जो कोरियन एजुकेशन है ना, वो उसमें लेवल सिस्टम है। एक तो टॉपिक टेस्ट होता है, और एक होता है साबित होंगे PIP टेस्ट होता है। उसमें कुछ लेवल होते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे मैंने अभी, मेरा चौथा लेवल है, 3 लेवल मैंने किए हैं, तो मेरे उसके 10 पॉइंट बनते हैं। चौथा हो जाएगा 15 हो जाएंगे। मतलब 3 लेवल आपको इस E7 के लिए लाजमी चाहिए। 3 लेवल होंगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आ जा, अच्छा, दूसरा ये था, हाँ, अगर कोरिया के अंदर आपके पास सेविंग है, सेविंग आपने की हुई है, मिसाल के तौर पे, जो मेरे ख्याल से वो ऐसा सेविंग, मैंने तो सेविंग नहीं की हुई थी भाई, सीधी बात है, मगर मेरे पॉइंट हो गए थे। अच्छा, सेविंग अगर आपने की हुई है, मेरे ख्याल से, मुझे ये इसका ये है कि अगर आपने 2 साल के लिए सेविंग अकाउंट होता है इसका स्पेशल कोई, आप उसमें सेविंग अकाउंट करते हैं तो आपने उसमें 3 करोड़ आपके अगर 2 साल उसके अंदर रहते हैं तो मेरे ख्याल से 5 पॉइंट होते हैं, और 6 करोड़ होते हैं तो 10 पॉइंट रहते हैं। इससे ज़्यादा होते हैं एक ओक से, मतलब 10 करोड़ से ज़्यादा होते हैं तो उसमें शायद 15 पॉइंट होते हैं।
तो मतलब बताने का मतलब ये है कि आप अगर कोरिया अपना प्लान करके चलते हैं कि भाई E9 में अभी आपके पास 5 साल हो गए या 4.5 साल हो गए, आपने सोचा है कि यार मैं E7 लेना है आगे, तो आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाओ। उसके अंदर 8 लाख, मेरे ख्याल से 8 लाख है पर मंथ बॉन, 8 लाख पर मंथ बॉन, वो आप उसमें सेविंग करवाओ। 2 साल के अंदर आपके कुछ जमा हो जाते हैं 3 करोड़ वन या 6 करोड़ वन, इस तरह करके। मतलब सेविंग अकाउंट अगर आप खुलवाते हो, इसके पॉइंट भी हैं, आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद जो है वर्क एक्सपीरियंस है। वर्क एक्सपीरियंस भाई ऐसा है कि मैंने अपनी पीछे फैक्ट्री में ना 5 साल, पूरे 5 साल, 4 साल 10 महीने गुजारे थे। मसला सारा ये था। अच्छा, ये होता है कि अगर आप एक फैक्ट्री में पूरे 5 साल 10 महीने E9 पे गुजार लो, 4 साल 10 महीने, तो कंपनी आप बगैर यहाँ से आपको पेपर बना के देते थे, आप पाकिस्तान जाएँ और वहाँ पर 1 2 3 महीने, अब 1 महीने हो गया, पहले 3 महीने होता था कि 3 महीने आपने रहना है, अब 1 महीने बाद भी आ सकते हैं। अब इस टाइम जो है तो आप जाके आ सकते थे, मगर मेरी कंपनी में लोग थे ज़्यादा, 50 कोरियन से ज़्यादा कोरियन थे, तो उस टाइम ये कानून नहीं था कि आप जाएं और पेपर लेके चले आएँ। उस टाइम ये था कि आपकी कंपनी में ज़्यादा है, आपको पाकिस्तान जाके या अपने मुल्क, जो भी मुल्क जाके वहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। मैं आया था फिर टेस्ट दे के। तो उसमें ये होता है कि आपका जो है ना, एक कंपनी का जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपका हो जाता है, कट जाता है। आप फिर दूसरी अब मैं जब कंपनी में आया हूँ तो उसमें गैप आ गया। फिर वो कंपनी में मेरे साथ उन्होंने, उन कंपनी में कोई मसला हुआ था, उन्होंने अपनी सारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दी थी, तो हमें कंपनी चेंज करना पड़ी। तो उससे ये हुआ था कि एक्सपीरियंस में जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया था। मतलब 6 साल एक फैक्ट्री में होना चाहिए, तो फिर वो क्या कहते हैं, वो फिर इसमें मसला आ जाता है। जैसे आप एक ही फैक्ट्री में अगर आप 6 साल आप काम करते हैं ना, तो आपको 10 पॉइंट मिलते हैं। तो आप ये भी कोशिश करें कि जो दोस्त काम कर रहे हैं एक ही फैक्ट्री में, वो कोशिश करें, उन्होंने प्लान किया हुआ E7 लेना है, तो भाई वो एक ही फैक्ट्री में काम करें, क्योंकि फ़ायदा है। क्योंकि आप चेंज करते हैं ना, तो उसमें फिर आपके पॉइंट कम हो जाते हैं, और 4 साल जिस फैक्ट्री में होते हैं उसमें 5 पॉइंट होते हैं, तो ये चक्कर है। अच्छा, दूसरा ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी होते हैं इसके अंदर। अगर आप कोरिया में कोई डिग्री लेते हैं, कोई एसोसिएट इंजीनियरिंग का या कोई डिप्लोमा, बैचलर, इस तरह करके करते हैं, तो इसके भी पॉइंट होते हैं। मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर से जॉब कर रहे होते हैं, फिर पढ़ कैसे सकते हैं, मगर इसके पॉइंट हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई टाइम मौका मिलता है पढ़ने का, तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भाई ये है कि अगर आपने कंपनी में, अगर आपको 1 साल, मिसाल के तौर पे 5 साल आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, दूसरा भी, और आपको 1 साल रह गया है, तो एक और कंपनी की तरफ से होता है कि वो कंपनी अप्लाई कर सकती है, या वेगू किन चूमिंग सेंटर है, वहाँ से भी शायद अप्लाई हो जाता है, वेगू के सेंटर से, जहाँ से आप रिकमेंडेशन लेटर होता है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो अप्लाई कर सकते हैं तो उसके 10 पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी है पूरी सनब। पूरी सनब का ये एडवांटेज है, अगर आपने पूरी सनब में एक पूरे क्या कहते हैं 6 साल आपने लगा लिए ना, तो उसमें आपको 15 पॉइंट मिलते हैं। पूरी सनब वो कंपनी होती है जिसमें जैसे भट्टी का, पाकिस्तान में भट्टी कहते हैं, भट्टी का काम है, डाई कास्टिंग का काम है, लोहे वोहे का कोई केमिकल वाला काम है। इस तरह एक जेजुएब होती है और एक पूरी सनब कंपनी होती है कोरिया के अंदर। तो वो मेरी पूरी सनब कंपनी है। तो उसमें ये एडवांटेज था कि एक तो मैंने ये रिकमेंडेशन लेटर लिया था, इसके मुझे 10 पॉइंट मिल गए थे। एक और था, वो अप्लाई करना पड़ता है, उसके भी वो आपको जब आप अप्लाई करोगे ना, डिटेल में आपको वो चीज़ मिल जाएगी, उसके भी 10 पॉइंट होते हैं। मगर उसके लिए वो कोरियन जो है ना, एक इदारा है, वहाँ से लोग आते हैं बाकायदा, और वो आपका इंटरव्यू लेते हैं बाकायदा आपके साथ। कंपनी का, मेरे साथ मेरा मैनेजर बैठा था कंपनी का, उससे पूछ रहे थे कि भाई ये लड़का काम सही करता है, आप इसको रखना चाहते हैं। फिर वो मेरे साथ नीचे गए, हमारी जो कंपनी है वहाँ पर नीचे गए, वहाँ पर जाके कंपनी मशीनें में मुझसे कहना है ऑपरेट करो, मैंने मशीनें ऑपरेट की, उसके बारे में पूछा उन्होंने। तो उससे ये हुआ कि भाई उन्होंने फिर जब वो सेटिस्फाई होगा, उसके मुझे 10 पॉइंट मिल गए। इस वजह से जो है मुझे पॉइंट मिल गए ज़्यादा, तो फिर मैंने ये वीज़ा ले लिया था। अच्छा, इसके फ़ायदे नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं भाई। फ़ायदे इस तरह हैं कि भाई आप क्या कहते हैं, इसमें फैमिली को बुला सकते हैं, वो मैं आपको वीडियो बनाऊंगा फैमिली की, इसमें आप फैमिली को रख सकते हैं अपने साथ। और E7 के अंदर, E9 पे ये चीज़ नहीं है। और E9 पे ये है कि आप मखसूस आपका टाइम है। हाँ, याद आ गया, फैक्ट्री चेंज करने का।
अगर E9 में 3 महीने का टाइम आपने फैक्ट्री चेंज करनी है, 3 महीने के अंदर अंदर आपने फैक्ट्री दूसरी ढूंढनी है। अगर मिसाल के तौर पे आप ख़ुद फैक्ट्री छोड़ रहे हैं, जब मालिक ने आपको निकाल दिया है, कोई भी वजह बनी है जिससे फैक्ट्री छूट गई है, तो आपको जो है 3 महीने के अंदर अंदर E9 के अंदर फैक्ट्री ढूंढनी है। अच्छा, E7 के अंदर क्या है? E7 के अंदर जो नुकसान है वो ये, आप फैक्ट्री छोड़ नहीं सकते। अगर आप फैक्ट्री छोड़ेंगे E7 के अंदर तो आपको वापस जाना पड़ेगा। हाँ, अगर मालिक की गलती है या मालिक लिख के दे दे कि भाई नहीं हमारे पास काम नहीं है, कोई भी वजह बनती है, तो फिर आपके पास एक होता है टाइम, 6 महीने का टाइम होता है। आप उसके अंदर आपका वीज़ा कन्वर्ट भी हो जाता है